आज मैं आप लोग को बताऊंगा इंटरनल मार्केटिंग इन्वायरमेंट के बारे में। अब इंटरनल मार्केटिंग इन्वायरमेंट होता क्या है? यह मार्केटिंग इन्वायरमेंट का ही एक भाग है, जिसे कि हम मार्केटिंग इन्वायरमेंट के एक भाग के रूप में पढ़ेंगे और ये किस तरह हमारे व्यापार को प्रभावित करती है इसके बारे में पढ़ेंगे। इंटरनल इन्वायरमेंट, इंटरनल का अर्थ भीतरी और इन्वायरमेंट के का अर्थ वातावरण, कि हमारे संगठन के अंदर इसका सीधा ही अर्थ निकलता है जो कि भीतर। भीतर कहाँ? हमारे संगठन के भीतर जो भी फैक्टर होंगे वो जो प्रभावित करेंगे वो क्या इंटरनल इन्वायरमेंट के अंतर आएंगे। चलिए देखते हैं। इंटरनल इन्वायरमेंट ऑफ अ फर्म कंस्टिट्यूटेड ऑफ दोज फैक्टर इनसाइड ऑफ फर्म that will impact on its market operation, and analysis of the internal environment is critical in the development of marketing strategy to ensure that firm's strategy is based upon its situation, resources and goals। आंतरिक वातावरण में उन सभी घटकों को सम्मिलित करते हैं जो कि हमारे संगठन के अंदर विद्यमान होते हैं। मार्केटिंग रणनीति के विकास एवं में आंतरिक वातावरण का महत्वपूर्ण प्रभाव होता है। अगर हम मार्केटिंग इन्वायरमेंट, इंटरनल मार्केटिंग इन्वायरमेंट के बारे में उसके बारे में नहीं जानेंगे, उसका एनालिसिस नहीं करेंगे, तो हमारे द्वारा जो रणनीति बनाई जाएगी वो रणनीति सफल नहीं होगी और ना ही हम अपने उन संसाधनों के द्वारा लक्ष्यों पर पहुंच पाएंगे। और ये नीति हमेशा अपने संगठन की स्थिति और संसाधनों तथा लक्ष्यों पर आधारित होती है। अगर कोई संस्था मार्केटिंग रणनीति का निर्माण करते समय अपने आंतरिक वातावरण के सभी पहलुओं का अध्ययन नहीं करेगा तो वह अपनी संस्था के लक्ष्यों को प्राप्त करने में असफल होगा। अतः आंतरिक वातावरण के घटकों का अध्ययन करना अत्यंत जरूरी माना जाता है। The internal marketing environment consists of all factors that are internal to the organization like इंटरनल मार्केटिंग एनवायरनमेंट वो सारे फैक्टर आते हैं जो क्या करते हैं, इंटरनली ऑर्गेनाइजेशन पर इफेक्ट डालते हैं। या अगर उस सारे फैक्टरों को हम मजबूत कर लें तो वो संस्था की कामयाबी का मिसाल भी डालते हैं। कंपनीज मिशन, विजन एंड बिजनेस एक्टिविटी, कंपनी का जो मिशन होगा, विजन होगा तथा उसका ऑब्जेक्टिव होगा, उसका बहुत ही ज़्यादा प्रभाव किस पे पड़ेगा, उसके वर्किंग एक्टिविटीज़ पे पड़ेगा, जितने भी काम किए जाएंगे। क्योंकि कहा जाता है कि लक्ष्य जितना बड़ा होगा आदमी मेहनत उतना ज़्यादा करता है। कंपनी कल्चर, अब कंपनी का क्या कल्चर है, उसके कर्मचारी जो उसमें काम करते हैं उसका क्या आव भाव है, इस पे भी निर्भर करता है। उसके बाद है कंज्यूमर इमेज एंड गुडविल। कंपनी इमेज, कंपनी का क्या मार्केट में इमेज है तथा उसका गुडविल कितना है, उस कंपनी का खुद का गुडविल कितना है, इस पर भी ये भी हमारे संगठन को प्रभावित करती है। अगला है मार्केटिंग स्ट्रेटजी, हम क्या स्ट्रेटजी अपनाते हैं उसका भी प्रभाव हमारे मार्केट पे पड़ता है। टेक्निकल कैपेसिटी, संस्था में कितनी मात्रा में टेक्निकल कैपेसिटी है, वो कितना प्रोड्यूस करने में सक्षम है। ऐसा ना हो कि हम जितना माल सप्लाई करने का सोच रहे हैं हमारी संस्था उतना उत्पादन ही ना कर पाए, इसलिए टेक्निकल कैपेसिटी का भी अध्ययन करना है। मैनेजरियल स्किल एंड स्ट्रक्चर एंड प्रोसेस। अब मैनेजरियल स्किल, हमारे संगठन में साधन की सारी उपलब्धता है मगर हम उस उपलब्ध साधनों को सही प्रकार से मैनेज नहीं कर, उनका प्रबंधन नहीं कर पा रहे हैं, जिससे क्या होगा, इसके लिए हमें मैनेजिंग स्किल की भी जरूरत
उसका क्या स्ट्रक्चर है, क्या प्रोसेस वो यूज करता है मैनेज करने के लिए, ये सारी बातों का भी अध्ययन करना पड़ेगा। नहीं तो ये हमारे मार्केटिंग एक्टिविटीज को इंटरनली प्रभावित करेंगे। क्योंकि जो ये मैनेजर स्किल है ये कहाँ है, ये हमारे जो संगठन है उसके भीतर की चीज है। फाइनेंस एंड सेल फोर्स। अब कितना फाइनेंस है, अगर फाइनेंस उपलब्ध नहीं है जितना हमें उसकी जरूरत है या जरूरत से ज्यादा उपलब्ध है, दोनों ही हमारे लिए हानिकारक सिद्ध हो सकती है। अगर हम कर्मचारी पे सेल फोर्स का दबाव डालते हैं तो वो किसी भी तरह चाहेंगे कि हमारे वस्तुओं की बिक्री हो सके, जिससे कि संस्था के वो कर्मचारी जो होंगे वो संस्था के नाम का वैल्यू नहीं कर वो किसी भी तरह वस्तु को बेचना चाहेंगे, जिससे कि हमारा नुकसान हो सकता है। इसलिए इन सब बातों का भी अध्ययन कर हमें अपने स्ट्रेटजी बनाने में ध्यान रखना होगा। प्रोडक्शन एंड रिसर्च। अगर संस्था ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्शन और रिसर्च पे काम कर रही है तो वो यूनिक प्रोडक्ट बनाएंगी। इसलिए अपने संगठन में किस तरह से प्रोडक्शन और रिसर्च का काम चल रहा है इसका भी अध्ययन करना बहुत ही जरूरी माना जाता है। इंटरनल प्रोसेस एंड प्रोसीड्यूर्स। अब संस्था के अंदर में क्या प्रोसेसेस हैं, क्या प्रोसीड्यूर अपनाए जाते हैं किसी काम को करने के लिए, ये भी जरूरी होता है। एलोकेशन ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी। सही व्यक्ति को उसका दायित्व देना बहुत ही जरूरी होता है, क्योंकि अगर हम सही व्यक्ति को उसका दायित्व नहीं प्रदान करेंगे तो वो संस्था के लिए कारगर सिद्ध नहीं होगा। रिसोर्सेज अवेलेबिलिटी। अब संस्था में कितनी मात्रा में रिसोर्सेज अवेलेबल है। अब रिसोर्सेज इज अ ब्रॉडर टर्म रेफर टू व्हाट ऑर्गेनाइजेशन हैज। रिसोर्सेज क्या है, एक विस्तृत क्षेत्र है कि क्या ऑर्गेनाइजेशन में उपलब्ध है, और एक रिसोर्सेज ही है जो ऑर्गेनाइजेशन जिससे ऑर्गेनाइजेशन बनता है। अगर रिसोर्सेज ऑर्गेनाइजेशन में अवेलेबल नहीं होंगे तो वो किसी भी संगठन को बनने में बहुत ही दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा। इन मार्केटिंग टर्म वी आर पार्टिकुलरली इंटरेस्टेड इन प्रोडक्ट रेंज, ब्रांड इक्विटी, फाइनेंशियल पोजीशन, कंज्यूमर लॉयल्टी, कंज्यूमर बेस्ट साइज, एक्सेस। अब हम मार्केटिंग के टर्म में रिसोर्सेज ऐसा ले सकते हैं जैसे कि संगठन में कितने मात्रा में उत्पाद का रेंज क्या है, संगठन के ब्रांड इक्विटी क्या है, वित्तीय स्थिति क्या है, उसका कंज्यूमर का साइज क्या है, उसका टेक्नोलॉजी ऑफ मैन्युफैक्चरिंग स्किल क्या है, उसके बाद क्या है एटीट्यूड ऑफ स्टेक होल्डर, उसके जो हितकर हैं जिससे कि उनको कंपनी को लाभ मिलता है तो कंपनी उन्हीं के भरोसे चलती है, तो कंपनी से भी उनका कुछ दायित्व जुड़ा होता है। अब उनको भी खुश रखना पड़ता है। अगर उनका तौर तरीका सही नहीं होगा तो ये भी हमारे नुकसानदायक है, और ये भी हमारे इंटरनल हैं, ये हमारे भीतरी लोग हैं। ऑर्गेनाइजेशन कल्चर, और ऑर्गेनाइजेशन का क्या कल्चर है, उसका क्या कल्चर, जैसे समाज में कुछ कल्चर होती है कि ऑर्गेनाइजेशन में भी होगा कि कोई वर्ग कर्मचारी होगा जो दिन में 15 मिनट जाके बैठेगा, तो उसी कल्चर को अपनाते सब कर्मचारी काम छोड़ के अगर 15 मिनट एक एक कर बैठे तो हमारे संस्था को नुकसान हो सकता है। इसलिए संस्था के इन सब नुकसानों की भरपाई के लिए हमें जरूर ऑर्गेनाइजेशन कल्चर का अध्ययन करना। ह्यूमन रिसोर्सेज, HR डिपार्टमेंट, ऑपरेशनल डिपार्टमेंट, अकाउंटिंग डिपार्टमेंट, फाइनेंस डिपार्टमेंट, रिसर्च एंड डिजाइन। अब इन सब डिपार्टमेंटों के बारे में भी हमें अध्ययन करना पड़ेगा कि हमारे डिपार्टमेंट जो है इन सब कार्य को करने में सक्षम है या नहीं। अगर ये सक्षम नहीं है तो इसमें क्या चीज़ की कमी है, और सक्षम है तो कितने प्रतिशत तक सक्षम है। इन सब बातों को जानकारी रखना जरूरी है, क्योंकि ये हमारे संगठन को इंटरनली प्रभावित करते हैं। इन पर हमारा कंट्रोल होता है, फुल कंट्रोल होता है। तो इन सब बातों की जानकारी रखना संगठन को, नीति निर्धारक को बहुत ही आवश्यक है। हमारा अगला टॉपिक होगा जो कि मार्केटिंग एनवायरनमेंट के एक्सटर्नल एनवायरनमेंट का पार्ट है, माइक्रो एनवायरनमेंट। माइक्रो एनवायरनमेंट ये सीधे तौर पे कंपनी से लिंक करता है।
इसमें पार्स कंपनी का जो नियंत्रण होता है, तो संस्था का जो नियंत्रण होता है वो पार्सली होता है, फुल्ली कंट्रोल इंटरनल की तरह नहीं होता है, जिसमें क्या होता है पार्सली कंट्रोलेबल होता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग ऑनलाइन कॉमर्स क्लासेस। सब्सक्राइब आवर चैनल, शेयर विथ फ्रेंड्स। थैंक यू।